नमस्कार, मैं हूं कपिल दुबे और केडी क्लासेस की भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो हमने देखा था संविधान निर्माण की प्रक्रिया वाले अध्याय में कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत का संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई, जिसमें कुल 389 सदस्य थे। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के केंद्रीय सभागार में संविधान सभा की पहली बैठक की शुरुआत हुई और हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक चुनौती थी कि संविधान में कौन कौन से आदर्शों को और कौन कौन सी आकांक्षाओं को स्थापित किया जाए ताकि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार भारत का संविधान तैयार हो पाए। तो विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया, लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उन देशों की संविधान की जो अच्छी बातें थी उन्हें, जो भारतीय संविधान के भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, उन्हें भारतीय संविधान में निसंकोच रूप से ग्रहण कर लिया गया। अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। इसके अलावा भारतीय संविधान जो है वो विभिन्न देशों के संविधान का मिला जुला रूप है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, जापान। तो यहाँ अगर हम देखें तो बहुत सारे देशों के संविधान की जो अच्छी बातें थी, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, उन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो चलिए देखते हैं कि किस देश से किन किन बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो यहाँ पर अमेरिका कि अमेरिकी संविधान से कौन कौन सी बातें थी जिन्हें भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको प्रयास करूँगा, बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी और इनको याद करना काफ़ी कठिन होता है, तो आपको कम से कम 2 से 3 बार इनको पढ़ना पड़ेगा। मैं इन्हें व्यवस्थित करके यहाँ पर लिखूँगा और आपको उसी क्रम में इनको याद करना है। और परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आने की संभावना होती है। मैच दिस फॉलोइंग करके गलत जोड़ा छांटिए या सीधे तरीके से फैक्चुअल प्रश्न जो होते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अमेरिका से क्या लिया गया है, सबसे पहले आपको याद रखना है प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिया गया, प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी, एक पेयर आपको बना लेना है किस किस का, प्रस्तावना, और प्रस्तावना के साथ क्या आ जाएगा, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले लिया गया प्रस्तावना, फिर मौलिक अधिकार। अब न्याय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है, जो हमारी न्यायपालिका है ना, वो केंद्र सरकार के अधीन है ना वो राज्य सरकार के अधीन है, उसे एकदम स्वतंत्र रखा गया, इंडिपेंडेंट रखा गया है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। और यहीं पर एक और चीज़ आपको देखनी है, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो हमारी न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि अगर संसद कोई भी कानून लागू करती है, इस देश में, भारत में कोई भी कानून लागू करती है, तो उसे रिव्यू करने का अधिकार किसके पास है, हमारी न्यायपालिका के पास है। और वो पावर क्या कहलाता है, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन। तो यहाँ पर 4 चीज़ें हो गई। सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन। अब राष्ट्रपति लेते हैं। तो जो प्रेसिडेंट का पद है यानी राष्ट्रपति का पद है वो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। तो राष्ट्रपति जो है अगर हम देखें तो वो हमारे देश का नाम मात्र का प्रमुख है। तो राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है।
किसका प्रमुख होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस या आर्म्ड फोर्सेस कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। वो भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, और यहाँ पर अगर हम देखें तो देश के प्रमुख के रूप में क्या है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति और फिर तीनों सेनाओं का प्रमुख भी कौन होगा? राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या लगाया जाता है? महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम बोलें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों या जजों को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो रिमूवल प्रोसीजर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक साथ याद रखनी है। 2 चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है और यहाँ पर ये 2 चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहले क्या आ गया? राष्ट्रपति। ये क्या होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या लगाया जाता है? इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग। और उसी के लगभग समान जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के द्वारा किसको हटाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया। अब अगर हम देखें तो राष्ट्रपति के बाद जो पद आता है वो किसका आता है? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का। तो उपराष्ट्रपति का पद, और जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो हमारे राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो चाहे उपराष्ट्रपति का पद बोल दें और चाहे ये बोल दें कि राज्यसभा का पदेन सभापति, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब यहीं पर एक और चीज़ हम लिख लेते हैं, PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फिर से सुन लीजिएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि लोकहितवाद, या इसी को बोला जाता है जनहित याचिका। ठीक है, तो चाहे इसे हम लोकहितवाद बोल लें और चाहे इसे हम जनहित याचिका बोल लें या PIL बोल लें, तीनों चीज़ें एक ही हैं। और ये तीनों चीज़ें किस देश के संविधान से ली गई हैं? अमेरिका के संविधान से ली गई। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये हमने किसकी बात कर ली? अमेरिका की बात कर ली कि जो हमारा अमेरिका का संविधान है, उस अमेरिका के संविधान से ये सारी चीज़ें जो हैं वो ली गई हैं। तो सबसे पहले क्या था? प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। फिर इम्पीचमेंट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति और PIL यानी कि लोकहितवाद या जनहित याचिका। तो ये हमने किसकी बात कर ली? अमेरिका की बात कर ली कि ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। अब अमेरिका के बाद नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं आयरलैंड की। ठीक है, आयरलैंड। तो अब यहां पर आपको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं कि आपको आयरलैंड कैसे याद रखना है। उसके पहले जल्दी से अमेरिका को एक बार और रिवाइज कर लो। पहले हमने एक जोड़ा बनाया था प्रस्तावना का और मौलिक अधिकार का। उसके बाद 2 चीज़ें न्याय वाली थी यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उसके बाद राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति। और उसके बाद क्या लिया था? उसे पद से हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के बाद किसका पद आता है? उपराष्ट्रपति। वो भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। वही हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और लोकहितवाद यानी जनहित याचिका यानी कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब बात करते हैं आयरलैंड। तो यहाँ पर आपको इस रा पे फोकस करना है। अब रा का नंबर हम गिन लेते हैं कि जो रा अक्षर हमने लिखा है वो कौन से नंबर पर आ रहा है? तो 1, 2 और 3।
तो यहाँ तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, रा आ रहा है। और ये तीनों चीज़ें जो होंगी वो किससे शुरू होंगी, रा से। तो आयरलैंड से हमने 3 चीज़ें ली हैं और ये तीनों की तीनों चीज़ें किससे शुरू होती हैं, हिंदी के अक्षर रा से। सबसे पहले आ जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या लिखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमने कहाँ से लिए, वो हमने आयरलैंड से लिए। दूसरे नंबर पर आ जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है और उसके चुनाव का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, वो हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड से ली है। और तीसरे नंबर पर आ जाएगा राज्यसभा के नामांकित सदस्यों का चुनाव, ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, या राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित करने की शक्ति, या राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, इस तरीके से लिख देते हैं इसको, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो हैं ये कहाँ से ली गई हैं, कहाँ से ली गई, आयरलैंड से। तो तीसरी वाली जो चीज़ थी, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये हमारे राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वह साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में विशिष्ट योगदान करने वाले लोगों में से कुल 12 लोगों को कहाँ पर नामांकित करता है, राज्यसभा में। तो राज्यसभा के जो नामांकित सदस्यों का चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। तो यहाँ पर हम देखें तो तीनों चीज़ें रा से शुरू हो रही हैं और जो हमारा रा है वो कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। तो आयरलैंड से हमने सबसे पहले लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति का चुनाव, तीसरे नंबर पर राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या राज्यसभा के नामांकित सदस्य, इस तरीके से भी आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अमेरिका को देख लिया और दूसरे नंबर पर हमने किसकी चर्चा कर ली, आयरलैंड की चर्चा कर ली। अब यहाँ पर हम ब्रिटेन की चर्चा करने वाले हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। तो अब यहाँ पर ब्रिटेन की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप लागू है और ये हमने किस देश के संविधान से ली है, ये हमने ब्रिटेन से ली है। तो एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। साथ ही साथ यहीं पर हम देख लेते हैं मंत्री परिषद या मंत्री परिषद या मंत्रियों के उत्तरदायित्व, मंत्री परिषद प्रणाली लिख सकते हैं, या इसी को मैं लिख सकता हूं मंत्रियों के उत्तरदायित्व। तो जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिस्टम है ये हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से। या जो हमारे मंत्री हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। तो ये हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से। तो सिंगल सिटीजनशिप, साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। अब इसके बाद ये 2 चीज़ें जब आपको याद हो गई हैं, इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा संसदीय शासन। क्या आ जाएगा, संसदीय शासन। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो भारत में जो प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया जो है वो लागू की गई, संसदीय शासन को लागू किया गया, जिसका जो प्रमुख होता है, हम अगर देखें तो प्रधानमंत्री जो होता है वो हमारी मंत्री परिषद का क्या होता है, प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति के कार्यों में वो सहायता करता है। तो संसदीय शासन हमने कहाँ से लिया है, हमने लिया है संसदीय शासन ब्रिटेन से। इसके बाद आ जाएगा द्विसदनवाद।
अब जो हमारे संसद में सदन होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो द्वि सदनात्मक व्यवस्था अगर हम बोले द्वि सदनवाद की बात करें तो ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। तो देखिए पहले सिंगल वाले एकल नागरिकता और दूसरे नंबर पर क्या क्या, मंत्रिपरिषद प्रणाली, संसदीय शासन और क्या क्या, द्वि सदनवाद। और यहीं पर आपको लिख लेना है संसदीय विशेष अधिकार। क्या लिख लेना, संसदीय विशेष अधिकार। तो ये भी हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से। तो 3 चीजें जो हो गई वो संसद वाली हो गई, संसदीय शासन, संसदीय विशेष अधिकार और द्वि सदनवाद। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा रूल ऑफ लॉ या विधि या कानून का शासन। तो भारत में किसका शासन, किसके द्वारा शासन चलाया जाता है, कानून बना के और उस कानून को पूरे देश में लागू किया जाता है। तो कानून का शासन, साथ ही साथ कानून बनाने की प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। तो कानून बनाने की प्रक्रिया ये भी हमने कहाँ से ली है, हमने ब्रिटेन से ली है। तो संसद वाले 3 और कानून या विधि प्रक्रिया, इसे शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, विधि प्रक्रिया या लॉ मेकिंग प्रोसीजर। तो विधि या कानून का शासन, कानून बनाने की प्रक्रिया। तो कानून वाले 2 हो गए, या विधि वाले 2 हो गए, संसद वाले 3 हो गए और सिंगल वाले ये हो गए। अब यहाँ पर एक और लिख देते हैं, ऑफिस ऑफ द कैग। क्या लिखा है, ऑफिस ऑफ द कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का कार्यालय। तो ये भी हमने कहाँ से लिया, ये हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। एक और चीज़ यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, जो हमारी आर्टिकल 32 है उसकी रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ रिट्स जारी करती है। तो रिट जारी करने की शक्ति, ठीक है, या इसी को खाली हम ये लिख देते हैं रिट, और रिट को हिंदी में हम बोलते हैं लेख। और ये कितने प्रकार की होती हैं, ये 5 प्रकार की होती हैं। जैसे आपने सुना होगा परमादेश होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, फिर उसके बाद अगर हम देखें उत्प्रेषण होता है। उत्प्रेषण अगर इनको इंग्लिश में देखें तो हैबियस कार्पस बोलते हैं, मैंडमस बोलते हैं, प्रोहिबिटेशन बोलते हैं, सर्टिओरी बोलते हैं, क्यू वेरेंटो बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, रिट होते हैं। जब हम न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे तो इन 5 प्रकार के रिट का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ पर देखें रिट या लेख, उसके बाद क्या आ गया कैग, ये हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से। तो इस तरीके से ये प्रमुख चीज़ें हमने कहाँ से एडॉप्ट की, ब्रिटेन के संविधान से। एक बार और देख लेते हैं, एकल नागरिकता, मंत्रियों के उत्तरदायित्व, संसदीय शासन, संसदीय विशेष अधिकार, द्वि सदनवाद, कानून का शासन, कानून बनाने की प्रक्रिया, कैग और रिट या लेख। तो ये हम 3 देशों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले अमेरिका, अमेरिका के बाद आयरलैंड, आयरलैंड के बाद हमने डिस्कस कर लिया ब्रिटेन को। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं हम किसकी, जापान की। तो जापान से एक ही चीज़ हमने ली है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने किससे ली, जापान से ली, ये आपको याद रखना है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। जापान के बाद आ जाएगा जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, ठीक है। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर प्रभाव की जब इमरजेंसी लगेगी तो इमरजेंसी के दौरान हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स बचेंगे, उन पर क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, ये हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजन एंड इट्स इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, या फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो भी क्या होते हैं इफेक्ट्स होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से। तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, ये हमने कहाँ से ले लिया, जर्मनी। अब जर्मनी के बाद यहाँ पर आ जाते हैं रूस। तो रूस से हमने लिए हैं मौलिक कर्तव्य। तो रूस से क्या लिए, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के साथ पंच
वर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट। और यहीं पर अगर हम रूस की बात करें तो रूस से ये 2 चीज़ें हमने अडॉप्ट करी है, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। साथ ही साथ जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में न्याय, ये हमने कहाँ से लिया? रसिया से। कौन कौन से न्याय हमें प्रदान किए गए? एक राजनीतिक है, 3 प्रकार के न्याय, एक आर्थिक है और तीसरा है सामाजिक, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। ये प्रस्तावना में जो न्याय वाली चीज़ है ये हमने कहाँ से अडॉप्ट करी? रसिया से। तो मौलिक कर्तव्य, 5 ईयर प्लान और प्रीएम्बल में जस्टिस, ये हमने कहाँ से लिया है? रसिया से। रसिया के बाद हम बात कर लेते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या लिया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी रिपब्लिकन सिस्टम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता का आदर्श। तो हमारी प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता और समानता की बात कही गई है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट करी? फ्रांस से। तो रिपब्लिकन सिस्टम कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया। प्रस्ताव ने स्वतंत्रता और समानता का आदर्श भी हमने कहाँ से लिया? फ्रांस से। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो किस पे आ जाते हैं? साउथ अफ्रीका पे आ जाते हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका। इससे हमने लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, संविधान में संशोधन। क्या लिया है? संविधान में संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और दूसरी चीज हमने ली है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। तो अब नामांकित करने की जो शक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। और वो हमने कहाँ से ली? आयरलैंड से। बाकी जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उनका चुनाव कैसे होगा उसकी जो प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट करी? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो ये मुख्य चीज़ें हमने देख ली। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जर्मनी से आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, फिर उसके बाद रूस से मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना में न्याय, आदर्श हमने कहाँ से लिए? रूस से लिए। फिर फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता का समागम, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका से हमने लिया संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। अब आगे बात करते हैं तो हमारे पास बचा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद बात कर लेंगे कनाडा की। तो ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले हमने लिया कॉनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, जिसे हमने पिछली क्लास में देखा भी था। तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और यहीं पर अगर हम बात करें तो राजकीय महत्व के विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को दिया गया। लेकिन अगर एक ही विषय पर कानून बना दिया जाता है तो फिर केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया कानून जो होता है वो मान्य होता है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया कॉनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, साथ ही साथ व्यापार और वाणिज्य। कौन सा? व्यापार और वाणिज्य। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो व्यापार और वाणिज्य यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य, भाग 13 की अगर हम बात करें, जो संविधान का भाग 13 है वो हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। साथ ही साथ यहीं पर अगर हम देखें तो संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग, तो जो हमारे दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, वो संयुक्त बैठक का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो सबसे पहले समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य, ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट सेटिंग या ज्वाइंट मीटिंग, जो भी आप बोलना चाहें, संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया के बाद आगे बढ़ते हैं कनाडा। तो कनाडा से लिया गया है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो केंद्र द्वारा
अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर। तो ये हम अगर देखें तो हर राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। और उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र के द्वारा। तो केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहाँ से ली? कनाडा से। फिर केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। फिर इसके बाद आ जाएगा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं वो किस में हैं? सेंटर में होती हैं। तो अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। इसके बाद अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की या न्यायपालिका की सलाह देने की शक्ति। तो जो हमारी न्यायपालिका है वो हमारी सरकार को क्या दे सकती है? सलाह दे सकती है। राष्ट्रपति को क्या दे सकती है? सलाह। और इसका वर्णन आर्टिकल 143 में किया गया है। तो न्यायपालिका की सलाह देने की शक्ति भी हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। तो ये हमने किसकी बात कर ली? कनाडा की। सबसे पहले केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, न्यायपालिका की सलाह देने की शक्ति। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो सशक्त केंद्र द्वारा संघीय व्यवस्था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, सशक्त केंद्र द्वारा संघीय व्यवस्था। ये भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की चर्चा कर ली। आगे हम चर्चा करने वाले हैं, जो अंतिम बचा हुआ है वो है भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत सरकार अधिनियम। अब इसकी कुछ मुख्य चीज़ों को ही हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का रहा है। इससे सबसे पहले लिया गया है राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ द गवर्नर। वो किससे लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविज़न भी हमने कहाँ से लिए हैं? हमने भारत सरकार अधिनियम से। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। तो संघ लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो ये यूपीएससी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हमने इसका सिलेक्शन किया है। ठीक है, तो ये हमारी मुख्य चीज़ें जो हैं ये आपको याद रखनी है। राज्यपाल का कार्यालय, आपातकालीन उपबंध, संघ लोक सेवा आयोग। तो ये चीज़ें किससे लिए? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो ये हमने चर्चा कर ली संविधान के स्रोतों के बारे में। अगले चैप्टर में हम प्रियम्बल यानी प्रस्तावना या उद्देशिका को जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।